عالمی समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ में, तिवारी भवन में। यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए एक दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को बुलाया गया है, खासतौर से जो मुस्लिम लोग हैं उनको बुलाया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए जैसा कि हम बात करते हैं इलाके की किस तरह की परेशानियां हैं मुस्लिम इलाकों में, उसके साथ ही मुसलमान तालीमी, सियासी और माशी लिहाज से आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों मुसलमान मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है, क्यों मुसलमानों की जो परेशानियां हैं वो जो क्यों त्यों हैं। सरकारें आती हैं, वोट लिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सरकार मुसलमानों की जो परेशानियां हैं उनकी तरफ नहीं देखती और उनका इजाला नहीं होता। जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को ज्यादातर हिंदुस्तान में हुकूमत की और उसके बावजूद मसाइल ज्यों के त्यों हैं। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इलाकों की किस तरह की परेशानियां हैं, खासतौर से रमजान मुबारक का महीना चल रहा है तो किस तरह के जो साफ सफाई का इंतजाम है इलाके में किस तरह का है। जी मैं सीलमपुर से हूँ और सफाई तो हमारे यहाँ पे बहुत ही नाकिस सफाई है कि सफाई है ही नहीं, और इतना ज्यादा आबादी का प्रेशर इतना ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस हिसाब से सफाई वहाँ पर नहीं है। इवन रोड्स जो हैं टिल नाउ अभी तक बहुत ही बुरी कंडीशन में है, वाटर की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई प्रॉब्लम्स हमारी काफी सारी हैं, कोई समाधान अभी तक है नहीं। अभी गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, अभी है ही नहीं कोई, लिम्बो में है। तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर कोई सरकार नहीं है, उसकी वजह से भी लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा सफाई का इंतजाम नहीं है। आपके इलाके में क्या है, किस तरह का इंतजाम? जी मैं खजूरी खास का रहने वाला हूँ। उस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रमजान का महीना चल रहा है, बिजली की कटौती तरावी के वक्त हो जाती है, शहरी के वक्त हो जाती है। अक्सर ऐसे टाइम में कटौती होती है जो साजिशन मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और पानी वहाँ रात को 11 बजे आता है, रात को 11 बजे पानी आता है, दिन में पानी का कोई टाइम नहीं है। इस तरह से मुस्लिम बस्तियों में इस तरह से हालात हैं। बिल्कुल लाइट का मामला उठाया, उसके अलावा पानी की इनकी शिकायत है कि पानी इलाके में नहीं आता और रात को आता है जब लोग सो जाते हैं। सफाई का तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहा आजकल। पानी का तो है ही प्रॉब्लम, बाकी बिजली से तो खास करके हमारा कॉलोनी को एकदम इतना परेशान है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा अभी तक। किस इलाके का रहने वाले? ये हम तो खजूरी दिल्ली 94 का है। बिल्कुल ये खजूरी से आए हैं। आप किस इलाके से हैं और किस तरह के मसाइल हैं इलाके में? मैं कच्ची खजूरी से आया हूँ। वहाँ पर क्या नाम जो है स्कूल के अंदर 10 रोज खुले हो गए स्कूल को, लेकिन वहाँ क्या नाम है क्लासों में कोई टीचर नहीं पहुँच रहा अभी तक, जिसमें क्या नाम जो है तकरीबन 5500 बच्चा पढ़ता है, उसमें किसी भी क्लास में टीचर नहीं पहुँच रहा, जिसमें मेरी बच्ची भी जाती है। तो 10 रोज से उसकी क्लास में भी कोई टीचर नहीं पहुँच पाया है। तो इस चीज को लेकर आप इलाके के एमएलए के पास गए या एमसीडी का अगर स्कूल है तो काउंसलर के पास गए, क्या कहना है उन लोगों का? गए, क्या नाम है ये बोलते हैं क्या नाम है कि अभी जो है क्या नाम है टीचर जो नहीं है अभी पर, जो कॉन्टेक्ट टीचर हैं वो भी आने बाकी हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है कि तमाम तरह के मसाइल हैं। स्कूल का मामला अभी इन्होंने उठाया है कि स्कूल में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में कोई टीचर नहीं है जिसकी वजह से बच्चे जो है पूरे दिन जो है वहाँ पर खेलते रहते हैं। जी स्कूल में पढ़ाई का स्तर जो है वो बहुत गिरा हुआ है। बिल्कुल टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। टीचरों का खुद ऐसा मिजाज लगता है जैसे वो सिर्फ वहाँ घूमने के लिए आते हैं और फ्री की तनख्वाह लेना चाहते हैं और उनका टारगेट सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर जो है अपनी इनकम करना होता है, बाकी इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। किस इलाके से हैं और किस तरह की बुनियादी सहूलियात आपके यहाँ मुहैया कराई गई हैं? सड़कों का क्या हाल है, बिजली का क्या? मैं दिल्ली के वेलकम इलाके से हूँ जो सीलमपुर में पड़ता है। सड़कों की कंडीशन तो काफी खराब है हमारे यहाँ, और कंडीशन ऐसी है सड़कों की कि अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो वहाँ सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट की बारिश में पानी खड़ा हो जाता है। और पीने के पानी की कंडीशन ये है कि ऐसा लगता है आपको सीधी सीवर की लाइन अटैच करके वहाँ पानी भेज दिया जाता है। और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल पानी है ही नहीं, लोग कैन ले लेकर 50-50 लोग लाइन लगाकर वहाँ पानी भर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है और इससे उसमें पॉपुलर फ्रंट के लोग वहाँ बहुत मेहनत करके लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये जिस इलाके से आते हैं उस इलाके के पास ही सोनिया विहार है जिससे पूरी दिल्ली सैराब होती है, जहाँ से सप्लाई की जाती है, और उसके बावजूद वहां पर जहाँ से वो सप्लाई की जा रही है वहां पर पानी नहीं है। क्या कहना है, जिस तरह की परेशानियां ये लोग बता रहे हैं इलाके में तमाम ही तरह की परेशानियां, खासतौर से हम जिस भी मुस्लिम बस्ती में जाते हैं तकरीबन एक सी परेशानी नजर आती है, सफाई का इंतजाम नहीं है, पानी नहीं है। तो क्या जो वहाँ के लीडरान है उनसे किस तरह की आप लोगों की बात होती है? लीडरान से बात होती है क्योंकि उनको चुन करके भेजा है हम लोगों ने, वो नुमाइंदे हैं हमारे चुने हुए, लेकिन उनके पास भी इस प्रॉब्लम जो है, ये जो इसमें मसाइल हैं, इनकी कोई हल उनके पास नहीं है। मेरा ताल्लुक जो जामिया नगर की बहुत बड़ी बस्ती शाहीन बाग से है।
शाहीन बाग के अंदर पिछले 3 दिनों के अंदर कम से भी कम 30 से 32 घंटे लाइट गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि रमजान के इस महीने के अंदर लाइट का नहीं होना किस तरीके से परेशानी पैदा करता है। दूसरा, शाहीन बाग के बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहाँ सीवरेज का पानी सीवरेज की जगह छोड़ करके और रोडों के ऊपर बहता है। नमाजियों को परेशानी है, जो हमारी माँ बहनें निकलती हैं बाजार वगैरह जाने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, उनको परेशानी है। हम जब लाइट नहीं होने के वजह से छतों पर जाकर के देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि शाहीन बाग से लगा हुआ एक इलाका जिसको हम जसोला बोलते हैं, वहां पर जो है लाइटें आती हैं। और थोड़ी सी दूर के ऊपर नोएडा है जहां आसमान चूमती हुई इमारतें हैं, वो सारी इमारतें जगमग जो है हमें दिखती हैं लाइटों से। लेकिन जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, उस इलाके के अंदर से बिजली गुल है, पानी टाइम पर नहीं आता है और सीवरेज का पानी जो है पूरी तरीके से सड़कों पर। बिल्कुल, खासतौर से मुस्लिम कॉलोनियों का जिस तरह से इन्होंने हाल बताया कि तमाम तरह की परेशानियां हैं और किस तरह की दिक्कत है। मैं इलाका जाफराबाद से आता हूँ, जहाँ के MLA चौधरी मतीन अहमद साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वहाँ पर जो पानी की हालत है वो ये है कि वहाँ पर गंदा पानी सप्लाई होता है। सच अगर देखा जाए वहाँ पर कि जिस तरीके से जल बोर्ड में वो रहे उसके अंदर, और 25वें साल में उनको जिताया गया, 20 साल से वो MLA हैं वहाँ पर और इस बार भी पब्लिक ने उनको जिताया है, लेकिन वहाँ पर गंदे पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल मतलब उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है और जो पानी की शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे एरिया के अंदर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो उर्दू स्पीकिंग एरिया है मोस्टली। वहाँ के जो उर्दू मीडियम स्कूल है जीनत महल, अगर मैं उसकी बात करूँ, उसके अंदर आपको हैरत होगी जब मैंने फाइंड आउट किया RTI के जरिए कि उस उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर उर्दू के टीचर नहीं है पढ़ाने वाले। और जब मैंने वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह से बात की तो उन्होंने ये बताया मेरे को कि उर्दू मीडियम स्कूल तो है ये, लेकिन उर्दू मीडियम नाम की कोई पोस्ट नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तलबा को जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ हिंदी की पोस्ट पर भर्ती होकर के आए, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ उर्दू जानते हैं इसलिए उनको उर्दू नोइंग होने की बेस पर उर्दू पढ़वाया जा रहा है उनसे। ना इस इलाके के अंदर 20 साल के अंदर चौधरी मतीन साहब कोई प्रतिभा स्कूल चालू कर पाए, ना इलाके के अंदर साफ सफाई का तो हाल ही बेहाल है, अब कोई भी देख सकता है। और सबसे ज्यादा क्योंकि वो थोड़ा मार्केट एरिया, थोड़ा कमर्शियल एरिया होते जा रहा है, तो इस वजह से वहाँ ज्यादा दिक्कतें आती हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल, उर्दू मीडियम स्कूल की बात की इन्होंने, जिस तरह से उर्दू मीडियम स्कूल को लेकर पिछले दिनों जो शीला दीक्षित सरकार थी उनसे कहा गया था कि एक भी जो है टीचर वहां पर अलॉट नहीं किया गया पूरी दिल्ली के अंदर 15 साल की सरकार में। लेकिन उर्दू एकेडमी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उर्दू एकेडमी का भी इस पूरे मामले को लेकर किरदार ऐसा रहा कि उसका एक भी टीचर वो रखने में नाकाम रहा। और यही वजह है कि दिल्ली के किसी भी स्कूल में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी, मैं ताल्लुक रखता हूँ अबुल फजल इनक्लेव से और वहाँ भी बत्ती की प्रॉब्लम रहती है। कल तो पूरा दिन बत्ती नहीं रही, सुबह से और शाम तक वही 4 बजे तक बत्ती नहीं रही। और एक प्रॉब्लम रहती है बटला हाउस में, वहाँ पे ट्रैफिक की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आम आदमी का लगभग रोज 2 घंटा उसमें जाया जाता है। इस तरह से पूरी जिंदगी में कितना घंटा जाया जा सकता है आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बटला हाउस की ट्रैफिक की बात की कि ट्रैफिक की वजह से वहाँ पर जाम लगा रहता है। और क्या कहना है? मैं जनता कॉलोनी से हूँ, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। पानी वहाँ पे कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर भरने जाता है, वहाँ पे आसपास कोई पानी का वो नहीं है। सफाई भी ऐसी हफ्ते में 15 दिन में हो गई वरना तो उसका कोई। बिल्कुल, जनता कॉलोनी से हमने एक बार खुद जाकर वहां पर हाल देखा था। गंदगी का बुरा हाल है, खासतौर से सीवर सिस्टम और पीने के पानी की जाहिर सी बात है बेइंतहा वहां पर किल्लत है। देख सकते हैं कि लोग अलग इलाकों से आए हैं और किस तरह के मसाइल बयान कर रहे हैं और तकरीबन सभी मुस्लिम इलाकों से हैं और एक जैसी तकरीबन सभी को जो है मसाइल दरपेश हैं। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। विवेकानंद ने कहा था, एक विचार का दामन थामिए और उसे अपनी जिंदगी बना लीजिए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले बिहार के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल MSME अवार्ड 31 जुलाई को पटना में। समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सोल्यूशन। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड। गुजरात ग्रोमेड, a brand leader product. Gromid add vitamin, baby oil and soap. Associate sponsor Dr. Zakir Hussain Institution and IIBM Patna. पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। शेरा फिटलाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। आपके निवेश सलाहकार, हर पल आपके साथ। आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। साइकोग्राफिक सोसाइटी,
a Vikas Kumar initiative Ranchi, top destination for career, personal and parent counseling. Supported by NSIC, industry partner BSE SME, print partner Rashtriya Sahara, international telecast partner Almi Samay, a Media 100 initiative. आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम आईटीओ में मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए। मुख्तलिफ इलाकों के लोग आए हुए हैं और बातचीत चल रही है किस तरह के मसाइल हैं, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में रमजान का जिस तरह से महीना चल रहा है, किस तरह की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो क्या इलाके में मुहैया कराई गई हैं, नहीं कराई गई हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान आजादी के 68 बरस बीत जाने के बावजूद सभी मैदानों में क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों तालीमी लिहाज से मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों सियासी और माशी लिहाज से आगे नहीं बढ़ पाया। जी क्या कहना है? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को एजुकेशन के मामले में साजिशन पीछे रखने की कोशिश करी गई है। उसी नापाक अज़ाइम का आज नतीजा है कि मुसलमानों के हाथ में कशकोल आ गया और मुसलमान अपने आप में एहसास कमतरी के शिकार हो गए। और सबसे बुनियादी चीज़ जिस कौम को उरूज चाहिए उसके उरूज के अंदर सबसे बड़ा दखल जो है वो उनको तालीम याफ्ता होना है। और जिस कौम को आप मतलब तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाना चाहते हैं उनको एजुकेशन के मामले में सबसे मतलब पीछे छोड़ दीजिए, वो कौम मतलब खुद ही हाथ में कशकोल लेके फिरेंगी। ऐसे ही कुछ खास मतलब साजिश इन मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पे किया गया और खास करके मौजूदा इस सरकार के अंदर जो बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि उनके नापाक कुछ अज़ाइम भी इसके खिलाफ हैं। लेकिन वक्त आप देख रहे हैं कि मतलब महीने के अंदर अंदर उनके बहुत सारे ऐसे अज़ाइम जो उनके दिल के अंदर अंगड़ाइयां ले रहे थे, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता उसको मतलब वो वाज़ेह करना चाहते हैं और खोलना चाहते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि एजुकेशन के मामले में खास तौर से तालीमी लिहाज से जो मुसलमानों को पीछे रखा गया है वो जानबूझ के रखा गया है ताकि मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए और मसाइल उनके हल ना हो पाए। यही चाहती है गवर्नमेंट मुसलमानों को हमेशा पीछे रखा है। जो तालीम दी जाती है तालीम पे बिल्कुल गौर नहीं दी जाती। स्कूलों में टीचर होते हैं तो टीचर बैठे रहते हैं ज्यादा साइडों में कमरे में कहने जाते हैं, इनसे प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, कहते टीचर पहुंचे हैं, टीचर पहुंचते नहीं स्कूलों में। खासकर हमने ये देखा कि मुसलमान जहाँ ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ बच्चे टीचर होते ही नहीं स्कूलों में। तो पानी की प्रॉब्लम तो हर जगह चल रही है। एक खातून हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी आप? बात सुन रहे होंगे, तमाम तरह के मसाइल इलाकों में हैं, मुसलमान सभी लिहाज से पिछड़ा हुआ है, किस चीज को जिम्मेदार मानती है? जी मैं जिम्मेदार मानती हूँ कि आज हमारी ही कमजोरी है जो हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं। हमें सबसे फोकस करने की जो बात है लेडीज को लेकर, फ्रीडम, लेडीज को फ्रीडम के नाम पर एकदम उसकी इज्जत को पैरों की जूती बना के रख दिया है, उसको बाजार की जीनत बना के रखा है। रोजाना हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई भी ऐसे मतलब एक पेज ऐसा नहीं होता है कि उसमें रेप या रेप केस के बारे में छपा हुआ नहीं होता। यानी सबसे आज और जब सबसे ज्यादा जुर्म रफ्त की शिकार आज औरतें हो रही हैं। इसके लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल वुमेन फ्रंट, इसके लिए वर्क कर रहा है और लेडीज को एम्पावरिंग के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। बिल्कुल, इन्होंने ख्वातीन के मसाइल उठाए कि किस तरह के मसाइल से खासतौर से ख्वातीन जो हैं वो दो चार हैं और तरह तरह के मसाइल ख्वातीन को दरपेश हैं। जी, और किस तरह के मसाइल? मैं जनता कॉलोनी एरिया से हूँ। यहाँ पर जो है स्कूलों में ऐसा है कि टीचर तो हैं। आज की ही जो बात है, मैं आज गया था 3 बजे के टाइम पे स्कूल में, तो वहाँ 3 बजे तक टीचरों का कोई पीरियड नहीं लगा था, जबकि 1:30 बजे पीरियड लग जाता है टीचरों का। 3 बजे तक टीचर बैठे आपस में गप्पे लड़ा रहे थे और मैं एक ओपन के रिजल्ट के लिए गया था तो मुझे खुद को भी 2 दिन बाद का टाइम दे दिया गया। ये कंडीशन है टीचर। बिल्कुल, सरकारी माहौल पूरा से तरह से स्कूलों में छाया हुआ है और जो टीचर हैं वो भी पूरी तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं है। मैं खूब वेलकम क्षेत्र से हूँ और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैंने गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल की हालत को बहुत अच्छे तरीके से झेला है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर खुद पढ़ाने नहीं चाहते हैं, इस चक्कर में फिर स्टूडेंट भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर सिर्फ आते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं शाम को। स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, खेले क्या करे, टाइम पास करे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं दी जाती, सिर्फ टाइम पास करा जाता है।
हिंदुस्तान को आजाद हुए 67 साल हो चुके हैं। इन 67 सालों में नई नई पार्टियां आई, सबने यहाँ पर अपना शासन करा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या बहुत सारी पार्टियां, लेकिन किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। आज भी मुसलमान तरसता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे वो बटला हाउस एनकाउंटर हो, चाहे वो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक ITR स्टूडेंट जो कि अपनी फैमिली का एक आने वाला भविष्य था, होने वाला भविष्य था, उसे मार दिया गया। गुजरात के अंदर क्या हुआ। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सुरक्षा नहीं मुसलमानों के लिए, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सुरक्षा नहीं है। और हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंशाल्लाह ये कोशिश करते हैं कि हम महफूज रहें, हमारे भाई महफूज रहें। बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा मसला है और मुसलमान हमेशा इस चीज को हर पार्टी से मांग करता है कि सबसे बड़ी जो जरूरत है वक्त की वो है मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए और उसके लिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और सिक्योरिटी हर चीज के लिए उनको जरूरत है। जैसे कि अभी एक पहचान पत्र जो बनता है, मैं उसके अंदर देखता हूँ कि बहुत सारी मुसलमानों के लिए उसमें नामों में कमियां होती हैं जो कि बैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम करती हैं, दाखिले में बहुत प्रॉब्लम करती हैं, मतलब इस तरह की बहुत परेशानियां मुसलमानों को झेलनी पड़ती हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, चाहे वोटर आई कार्ड की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं इमले की गलती होती है, जिसकी वजह ये होती है जो मुस्लिम नाम से हैं वो जो गैर मुस्लिम हैं जो कार्ड बनाते हैं वो पूरी तरह से सही से उसको अदा नहीं कर पाते, सही से लिख नहीं पाते। जी, असल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी हमारे इसमें खासकर अगर हम देखेंगे तो वोट डालने जाते हैं तो उस वक्त भी प्रॉब्लम आ जाती है। अपना एडमिशन के लिए हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद जब हम कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। और इसके अलावा एजुकेशन पे तो बहुत बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या है हमारे साथ में वो एक आज मुसलमानों की जो हालत है उसमें सुरक्षा एक बताया भाई ने, उसके साथ जो हमारी जो एजेंसीज हैं उनके जरिए मुसलमानों पर आतंकवाद का थप्पा लगाना, उनको अरेस्ट करना, जेल में डालना, 10 साल 12 साल 14 साल बाद उनको फिर जेल से ये कह करके छोड़ दिया जाता है कि भाई आपका कसूर नहीं था, ये गलती हो गई हम लोगों से। और फिर उसके बाद उनके जो 12 साल 15 साल जो जाये हो जाते हैं उसके लिए कोई सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब उसका कोई कदम भी नहीं उठाया जाता। हालांकि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका घर तबाह हो गया, उसके फैमिली के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई, जो उनके फैमिली कितनी मतलब लोगों की नजर में कैसे हालात उनके साथ। बिल्कुल, इस मामले को लेकर पिछली सरकार से भी कई दफा मुसलमान जो मुस्लिम उलमा है वो भी मांग कर चुके हैं कि किसी बेगुनाह आदमी को ना पकड़ा जाए ताकि उसका खानदान बर्बाद ना हो। देखिए, मांग जो है एक्चुअली मांग के ऊपर डिपेंड करता है। भी अगर हम देखें मांग किससे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो अभी तक गवर्नमेंट में नहीं थे और हमेशा जो मुस्लिम इश्यूज थे उसके अगेंस्ट बात करने वाले थे, अगर अभी वो पावर में आ गए, पावर में आने के बाद क्या वो देंगे हमें? जो पहले से छीनने के लिए रेडी है क्या वो हमें देंगे? तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों को यहाँ अवेयर करने का जरूरत है, पॉलिटिकली अवेयर करने का जरूरत है, एजुकेशनली अवेयर करने का जरूरत है। और मुस्लिम इश्यूज जो है, मुस्लिम इश्यूज क्या है उनको एक साथ लेकर हल करने के। एक्चुअली हम देखें बिजली का इशू है, पानी का इशू है, तो ये सिर्फ एक इशू नहीं है। हम देखते हैं तो ये प्लानिंग है एक्चुअली। यहाँ हर तरीके से मुस्लिम को ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम रहता है। मैं जामिया नगर इलाके से हूँ, एक बहुत बड़ा नेशनल यूनिवर्सिटी भी है उधर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, लेकिन अगर उधर की सिचुएशन देखें ट्रैफिक प्रॉब्लम उधर कितना है। पावर कट की हालत ये है कि रात में 6 बजे जाने के बाद सुबह 3 बजे पावर आ रहा है। रात में आदमी सोएगा नहीं तो सुबह ड्यूटी कैसे जाएगा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये एक वेल प्लान्ड एक काम किया जा रहा है कि इनको किसी तरीके से इतना। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात इन्होंने उठाई कि पूरी तरह से ये साजिश के तौर पर मुसलमानों को जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे दूर रखा जा रहा है और मुसलमानों को जरूरत इस बात की है कि वो सियासी और माशी तौर पर मजबूत हों ताकि वो अपने हक को समझ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है,
वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ के तिवारी भवन में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हाँ, और हम बात कर रहे हैं किस तरह के मसाइल हैं मुसलमानों के, खासतौर से कई इलाकों के लोग हमारे साथ आए हुए हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने कोशिश की जो इलाकाई मसाइल हैं उन पर बात करने की, और दूसरे सेगमेंट में हमने कोशिश की कि मुसलमानों की जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में भी हम कोशिश करेंगे जो मुसलमानों के ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं, किस तरह के मसाइल हैं। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं ओखले शाहीन बाग से हूँ। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मुसलमान जो है पढ़ाई से बहुत दूर हैं। अगर हम लोग खुद अपनी पढ़ाई के लिए कोशिश नहीं करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई आके हमें ज़बरदस्ती तो ना पढ़ा सकता है, ना लिखा सकता है, ना कुछ दे सकता है। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे रहनुमा की कि जो हमें सही रहनुमाई करे और हमें सही रास्ते की तरफ ले जाए। हमारी पढ़ाई चाहे दुनियावी हो, दीनी हो, उसमें हमारी रहनुमाई करे, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि सरकारें आके हमें पढ़ाएंगी या हमारे पढ़ाई के वसाइल को हल करेंगी तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि 60-65 साल हो गए यही चीजें लेकर चलते हुए। अब हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मुसलमानों को खुद आगे आना होगा अपने मसाइल को हल करने के लिए, जब ही मसाइल हल होगा। तकरीबन सारी बातों पे तो बात रखी गई है, लेकिन ये 3 बड़े मसाइल जिस पे हमारी बात चल रही है कि सामाजिक इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और एजुकेशन, और ये बात हकीकत है कि ये तीनों चीजें ही यहाँ हमें फराम नहीं है। एजुकेशन के मैटर पर देखें तो तकरीबन मेरे साथियों ने जामिया यूनिवर्सिटी की भी बात करी कि बहुत ज्यादा एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन होती है वहाँ पे सारी चीजें, लेकिन एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना भी बहुत जरूरी है। जैसे लाइट का इशू उन्होंने बताया, ट्रैफिक का इशू उन्होंने बताया, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस चीज के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज के अंदर देखें। और रहा सवाल सिक्योरिटी का मसला, सिक्योरिटी के नाम पे मुस्लिम लड़कों को जेलों में डाल दिया जाता है या इनके इनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि इसकी जांच करी जाए, इसके बारे में कुछ कमेटी बनाई जाए, तो ऐसा कोई इशू ना तो कोई हमारी लीडरशिप इसमें आगे आई है जिन्होंने कोई बात रखनी है आगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। और यही मसला हमारा आगे आता है इसका एजुकेशन का, हमारा सिक्योरिटी का, और ये क्या नाम इसका जो प्रॉपर एजुकेशन के बाद ये बिजनेस सेक्टर आता है हमारा उसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई बिजनेस छोटे मोटे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कारचौपी के हाथ है या कोई हैंड के काम हम लोग करते हैं, इस तरीके कोई काम नहीं है। अब कहने को अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं माइनॉरिटीज के अंदर बहुत सारा फंड अवेलेबल है, लेकिन वो फंडिंग के जो इनका जो प्रोसीजर है वो इतना बड़ा इन्होंने प्रोसीजर कर रखा है कि एक तरफ एजुकेशन नहीं है तो वो फॉर्म भरना जानता नहीं है। जब एजुकेशन होगी तभी तो वो फॉर्म भरेगा, जब वो फॉर्म भर नहीं सकता तो कहाँ से वो उस चीज को। बिल्कुल, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए जो लोन दिया जाता है मुसलमानों को, उसकी कुछ ऐसे दबावित बना दिए गए हैं कि कोई आदमी जो है उसको नहीं ले पाता। उसमें जो गजेटेड ऑफिसर से अटैच कराना होता है वो मुसलमान पूरी तरह से उसको नहीं करा पाते। जी, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसका जो अमल है, अगर AR अंतुल्य साहब के बात देखें तो कोई खास, चाहे सलमान खुर्शीद साहब रहे हों या के रहमान खान साहब रहे हों, कोई खास मतलब प्रोग्रेसिव नहीं रहा। चाहे नवाडुको के अंदर देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री साहब नवाडुको को लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पे एक मुस्लिम डॉक्टर साहब ने आवाज उठाई थी उसके खिलाफ कि जो पैसा है वो नई स्कीम्स के ऊपर मत डालिए, बल्कि जो पुरानी स्कीम्स हैं जिसके अंदर नोटिफाई किए गए थे जो 90 जिले मुस्लिम के, कम से कम उनके अंदर पहुंचा दिए जाएं, लेकिन वहां पर भी पैसा नहीं पहुंच पाता। तो बड़ी कमी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के, और सबसे बड़ी शिकायत है उस बात की कि वो लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा टाइट हाथ करें। मेरी अपनी खुद बात हो रही थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के चेयरमैन हुआ करते थे दिल्ली के आपके सफदर खान साहब, तो जब मैंने बात की इसी सिलसिले में के इलाके में वो नहीं पहुंच पा रहा है या जो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए पैसा पहुंचाया जा रहा है, वहां पर जब हालत देखी गई तो उसके अंदर कंप्यूटर अवेलेबल ही नहीं थे उस लेवल के जिस लेवल के कोर्सेज दिए गए थे माइनॉरिटी कमीशन के, और वो माइनॉरिटी का कम्युनिटी से कोई बिलोंग नहीं करता था जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो प्रोग्राम, बल्कि वो दूसरी मेजोरिटी से बिलोंग करते थे वो लोग। आप सिख कम्युनिटी को दे दीजिए, क्रिश्चियंस को दे दीजिए, अदर जेन्स। बिल्कुल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का नहीं हो पा रहा है। अब जिस तरह से नई सरकार आई है, नई हुकूमत आई है और दावे किए जा रहे हैं कि हम मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे, तो कितनी उम्मीद है?
نہیں، سرکار سے امید کرنا تو بالکل بے معنی ہے، کیونکہ جن لوگوں کا اس سرکار کے پیچھے ہاتھ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ان لوگوں نے تو اپنے لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم جو ہے اس ہندوستان کے کینسر ہیں. تو جن لوگوں کی ہاتھ سرکار کی پشت پر ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان یہاں ڈیولپ ہو، اور اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے کوز کے لیے کام کرنے والے آرگنائزیشن ہوں یا دوسری تنظیمیں، ان لوگوں کو بھی وہ لوگ جو ہے نشانے پہ رکھتے ہیں. تو ہندوستان کا فاسزم جو ہے وہ فاسزم یہاں پر آر ایس ایس کی صورت میں ہے، اور آر ایس ایس کی جو ہے ایک جائز اولاد ہے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس وقت دور حکومت میں ہے. تو اس سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں. وہ فاسزم جو ہے، فاسزم اپنا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کے اوپر کام کر رہا ہے، جس کے اندر اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدی واسیوں کو اس ہندوستان کے اندر کوئی حصے داری نہیں ہے. اس ہندوستان کے سنسادھنوں کے اندر کوئی حصے داری نہیں ہے. اس ہندوستان کی کسی بھی ریسورس کے اوپر وہ اس ہندوستان کے دلت آدی واسی مسلمانوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے. آزادی کے 68 سال کے اندر جو یہاں سیکولر حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے اپنے دور میں ایسے کام کیے ہیں کہ مسلمانوں کو آرتھک استر پر، شیکچک استر پر اور ساتھ ساتھ مانسک استر پر بھی اتنا کمزور کر دیا ہے کہ مسلمان ہر وبھاگ میں، ہر چھیتر میں بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہو رہا ہے. سچر کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ مسلمانوں کی کنڈیشن لانے کے لیے تھی، اور وہ کنڈیشن لانے کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس جو پارٹی تھی، سیکولر پارٹی دیش کی سب سے بڑی، اس کا مقصد تھا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کی حالت اپنی حکومت دور کے اندر دلتوں سے بھی بدتر کر دی ہے. یہ وہ دکھانا چاہتے تھے ان فاسسٹ طاقتوں کو، اور جو باقی مسلم مخالف طاقتیں ان لوگوں کو دکھانے کا ان کا ایسا مقصد تھا. اس لیے انہوں نے سچر کمیٹی کی رپورٹ دی، اور اس کے اوپر انہیں کام کچھ کرنا تھا نہیں اصل میں، اور اس لیے کوئی کام اس کے اوپر ہوا نہیں، اور آگے بھی کوئی امید ہے نہیں اس کی. اور ایک چیز اور رہی ہے، یہ جو ابھی بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اقتدار میں آئی ہے، 31% ووٹ لے کر آئی ہے، اس کے اندر خاص بات ایک یہ دیکھنے کے لیے ملی ہے کہ ایک جو بھرم پہلے چلتا رہا تھا مسلم ووٹوں کے لیے، کانگریس یا اور سیکولر پارٹی کہتی تھی کہ بھئی ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو بی جے پی آ جائے گی، وہ بھرم ایک ٹوٹا ہے. تو مجھے امید ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب مسلمان سوچے گا وہ بھرم ٹوٹ چکا ہے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا جائے اور سیکولر کی بیساکھی کو چھوڑ کر اپنے قدموں پر خود مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. بالکل بہت بڑی بات کہی کہ ایک بھرم ٹوٹا ہے، خاص طور سے جس طرح سے 31% ووٹ ملے ہیں اور مسلم بالکل بے حیثیت ہو کر رہ گیا ہے. تو اب مسلمانوں کو مجبور ہونا پڑے گا سوچنے. مسلمانوں کو مجبور اب بہت دیر سے ہونا پڑ رہا ہے. حالانکہ 64-65 سال جو اب تک کانگریس کی گورنمنٹ کے اور دوسری بیچ میں جو گورنمنٹ آئی ہے ان کے گزرے ہیں، ہر ایک گورنمنٹ نے چاہے کسی پارٹی کی رہی ہو مسلمانوں کو حاشیے پر لانے کی کوشش کی ہے، تعلیم کے میدان میں، اقتصادی میدان میں، اور خاص طور سے ان کو دبانے کے لیے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کا جیسے ذکر کیا گیا وہ یہی سب سامنے تھا. اور اب تو خاص طور سے منسٹر ایسے بنائے گئے ہیں، مائنورٹی افیئرس کے منسٹر ایسے بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور صرف اس کو بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے ان کے اشارے پہ جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو ایسے میں کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ جو آر ایس ایس کی پشت پناہی سے جو سرکار آئی ہے، اقتدار میں آئی ہے، وہ بھلے ہی اتنی کمزور نہ ہو جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ سرکار جو ہے وہ آر ایس ایس کے اشارے پہ ہی کام کرے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد جو ہے آر ایس ایس کا ہمیشہ مسلمانوں کو یہاں سے نیست و نابود کرنے کا رہا ہے. جس طرح سے بی جے پی پوری طرح سے میجورٹی میں آئی ہے اور تقریباً 5 سال پوری طرح سے اپنا ٹرم پورا کرے گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو ایسے میں کس طرح کا لاہے عمل استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ مسلمس کو اصل میں مسلمانوں کی بیسک پرابلم ہے ایجوکیشن. مسلمانوں کو گورنمنٹ کی طرف سے جتنی سپورٹ میکسیمم ہو سکے دینی چاہیے ان کو کہ وہ مسلمان ایجوکیشنلی آگے آئیں، فارورڈ آئیں. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ایون آفٹر 67 ایئرز اس ملک میں ریزرویشن راجپوتوں کے لیے ہے، لیکن جو مسلمان اکنامکلی اتنے بیکورڈ ہیں ان کے لیے نہیں. جاٹوں کے لیے ریزرویشن ہے لیکن اٹس ناٹ فار مسلمس. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو کے اوپر دھیان دیا جائے. بالکل ریزرویشن کی بات انہوں نے کی ہے. پچھلی سرکار میں بھی کافی دعوے کیے گئے، خاص طور سے اتر پردیش کی سرکار بننی تھی، الیکشن تھے تو سلمان خورشید کے ذریعے کہا گیا کہ 4% ریزرویشن دیا جائے گا. ملائم سنگھ نے دعویٰ کیا کہ 18% مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے گا. تقریباً 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں اتر پردیش سرکار کے، تو کس پر بھروسہ کیا جائے؟ میں اتر پوروی دلی سے ہوں، تو دلی جو ہے یہ مسلم باہل ضلع میں ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق. پیچھے وہاں 26 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام ساری ایڈ کی گئی کہ 26 لاکھ روپیہ مسلمانوں کو بہتری کے لیے دیا گیا ہے، جو کہ 26 لاکھ روپیہ کچھ نہیں ہوتا چونکہ وہاں آبادی 5 لاکھ کی ہے. لیکن وہ جب ہم نے 3 MLA ہمارے مسلم تھے، ہم نے ان سے ملاقات کی کہ یہ پیسہ جو سچر کمیٹی کے ذریعے یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے آیا ہے،
तो इसका कोई इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये पैसा अखबारों में आया है, ये पैसा एड में आया है, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, किस मत में खर्च होगा, ये पॉलिसी अभी नहीं बनी, और जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो पैसा वापस गया और पॉलिसी नहीं बनी। आज तक सारी सरकारें इस तरह से मुसलमानों के साथ पेश आ रही हैं। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि इनका जिला माइनॉरिटी में आता है और जिस तरह से 70 अजला को चुना था पिछली सरकार ने, और वहां पर ये कोशिश की जा रही थी कि वहां जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें मुसलमानों की भलाई के कुछ काम किए जाएं। तो तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्टों में अगर सर्वे किया जाए, देखा गया, यही देखने में आया कि जो मुसलमानों की जो पैसे आए थे, जो अकलियती डिपार्टमेंट्स आए थे, वो मुसलमानों की स्कीम में न खर्च करके उनको दूसरी स्कीमों में लगाया गया और उनका बेजा इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों के जो मसाइल थे वो ज्यों के त्यों नजर आए। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में बस आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और नई जगह से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।